हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो प्रैक्टिस सेट नंबर जैसे कि एसएससी जीडी चल रहा था, उसमें से मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 6 करवा दिया था। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है आज रहेगा 7। प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो सभी लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया करें, और बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये, और इससे बाहर तो आपका पेपर जा ही नहीं सकता। अब सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन कहा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, यानी दो धनात्मक संख्याओं का जो है एलसीएम आपको, और उनके महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ के 28 गुने के बराबर है। यदि उनका मासा यानी एचसीएफ 5 है और संख्याओं का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसने जो भी कंडीशंस कही है उसके अनुसार ही हम चलेंगे। तो दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम, यानी जो एलसीएम होगा प्यारे मित्रों, वो किसके बराबर होगा? वो एचसीएफ के 28 गुने के बराबर है। यानी एचसीएफ में 28 का गुणा कराना है, यानी एचसीएफ में यदि 28 का गुणा कराते हैं तो वो एलसीएम के बराबर आता है, ये कह रहा है। यदि उनका महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ 5 है, ठीक है, तो अगर एचसीएफ 5 है तो 28 गुणे 5 हो जाएगा। एचसीएफ की जगह 5 रख देंगे। अब जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 ही 40 होगा, 5 दूनी 10, 4 14, 140 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम के बराबर ही है ना, एलसीएम आ जाएगा। और संख्याओं का अंतर 15 है। मान लो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो ए माइनस बी जो दिया है वो दिया है 15, यानी अंतर 15 दिया है। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? तो देखो आसानी से किया जा सकता है। अब आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ये तो आपको पता ही है रूल, ये तो रूल आपको पता ही होगा। तो आप ये बताओ कि जब हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की जगह पर रखेंगे, देखो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। अब यहाँ पर ए और बी, ए बी का मान निकालना है, तो एलसीएम की जगह कितना रखेंगे? 140, और एचसीएफ की जगह कितना रखेंगे भाई? 5। तो जब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 14 5 14 70 होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 700 ए और बी का गुणनफल। अब ये बताओ, ए और बी का गुणनफल अगर 70 है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमको तो योगफल निकालना है, तो योगफल कौन सा सूत्र से निकलेगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है। अब इसी में रखेंगे तो हमको, आपको पता है कि जो a माइनस बी दिया है वो 15 दिया है, ए बी दिया है वो आपको दिया है कितना? 700। तो a प्लस बी तो निकल सकता है। कैसे? अब अगर a माइनस बी वाले का होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी वाले का होल स्क्वायर, यानी जो ये दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 15 का स्क्वायर भी होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर 15, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए बी की जगह फिर से 700 रखेंगे। तो जब ए बी की जगह फिर से 700 रखेंगे तो 7 दूनी 1400 हो जाएगा ना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1400 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में 14 जोड़ देंगे, 225 में 14 जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल के आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं बताऊंगा आपको पूरी तरह से, आप परेशान मत होइए, पूरा समझ में आएगा आपको, हर एक क्वेश्चन आएगा। हमने एलसीएम निकाल लिया, अब आपको वो तो अगर ना समझ में आए उसको नोट कर लेना कहीं। अब आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, ये आएगा। अब ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया है। तो वहाँ पर से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने किया, तो ये यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर, क्योंकि ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंतर दिया है, प्लस में 2ab का मान दिया था 700। तो 7 दूनी 1400, इधर आके 1400 इधर, ये माइनस होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। अब ये 1400 आकर इधर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 15 15 हम 225 होता है, और ये 1400 आकर इधर जुड़ेगा तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी।
कितनी आ जाएगी, देखो 5, यहाँ पर 2, 4 2 6 और 1 1625 आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 1625 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको योग निकालना है। तो आपको पता ही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहाँ पर 1625 लिख देंगे प्लस 2ab, मतलब यहाँ पर 1400 रख देंगे। जब जोड़ेंगे ना तो ये हमारे पास आएगा 5, ये आएगा 2, 6 2 6 4 10 की 0, 1 1 2 1 3, 3025 आ जाएगा। और 3025 जो है किसका स्क्वायर होता है प्यारे मित्रों, 55 का होता है। आप करके देख लीजिएगा, ये 55 का स्क्वायर होता है 3025। तो इसीलिए योग हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आसानी से कर दिया गया, आपको पता ही है ऐसे कैसे किया गया। आप एक बार इसको वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 8वां हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात इतना है। तो भैया उसने क्या कहा है कि 564 को किस प्रकार बांटा गया है कि जो पहला भाग है, मान लो ए है पहला भाग, इसका 8वां हिस्सा मतलब 1/8 बराबर है दूसरा हिस्सा कितना बचा, 564 माइनस ए बचा। दूसरे हिस्से का कितना, 5वां भाग, दूसरे हिस्से का 1/5वां भाग क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, 5वें हिस्से का अनुपात दिया है, अनुपात समझ रहे हैं ना, अनुपात दिया है। तो यहाँ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो दोनों भाग पूछे तो चलिए हम रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम बता देते हैं, रेशियो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर जो है रेशियो निकालना है तो क्या करना होगा, है ना, रेशियो निकालना है तो क्या करना होगा। देखो अब यहाँ पर जो है आपको पता है कि ये a/8, क्योंकि ये a/8 है ना, तो ये आपका a/8 रहेगा। दूसरा पूरे के बटे में करेंगे तो 564 माइनस a पूरे के बटे में 5 रहेगा। अब पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से गुणा होता है तो जानते ही हैं, तो ये पहले का चौथे से होगा तो 5a आ जाएगा, दूसरे का तीसरे से होगा तो 8 इंटू 564 माइनस a बराबर किसके है, कितना रेशियो दिया है, 5:4 दिया है। मतलब 5/4 के बराबर है, ये 5/4 के बराबर, क्योंकि रेशियो दिया है। अब इस 4 का गुणा इधर तिर्यक गुणा करा दो, 4 का इधर होगा तो 4 पंचे 20a हो जाएगा। अब इस 5 का इधर कराएंगे तो 5 40 हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया है आपको वो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, कितना, 564 माइनस a रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। अब जब ये 40 का अंदर गुणा होगा तो 564 में 40 गुणा होगा और a में 40 का गुणा होगा, तो फिर a वाले को इधर ले आएंगे हम, a वाले को इधर ले आएंगे। चलो कैसे ले आएंगे, देखो अब जब 40 का गुणा अंदर होगा तो यहाँ तो 20a आपका है ही है, 20a तो आपका ही है, प्लस 40 प्लस में आ जाएगा 40a बराबर 40 गुणा 564 में होगा। तो अगर 564 में 40 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4 चौको 16 की 6, 4 छंग 24, 24 1 25, 4 पंचे 20, 2 22, 1 0 तो रहेगा, इतना आ जाएगा इसका गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि 40 20 60 होता है, 60 से भाग 60a बराबर किसकी आएगा, 22 560 के, 0 से 0 काट दो, 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 18 और बचा कितना, 4 45 हो गया, 6 सते 42, 3 बच गया, 42 3 और 6 36, मतलब पहले भाग का मान 376 आ जाएगा, पहले भाग का मान 376 आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन में 376 दिया है, पहला भाग तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 376, तो दूसरा भाग 188 होगा। आप चाहे घटा के देख लेना, इसमें 376 ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। कैसे किया गया, पहले भाग को ए मान लो, उसका 1/8वां भाग कर दो, बराबर कर दो 564 माइनस ए दूसरा भाग, 1/1/5वें हिस्से के बराबर कर दो। इसके बाद इन दोनों का रेशियो दिया है तो इसके बटे में इस 564 माइनस ए 1/5 वाला लिखना है, और फिर इसको पहले के चौथे से दूसरे के तीसरे से गुणा करा दो, इतना प्राप्त हो जाएगा 5a/8, और 564 माइनस ए किसके बराबर है, रेशियो दिया है 5:4 अर्थात 5/4 के बराबर है। तो ये गुणा कराओगे, 4 का इधर गुणा होगा, 5 का इधर गुणा हो जाएगा। अब जैसे यही ये होगा आपके सामने आंसर आ जाएगा, और आसानी से आप पहले भाग का मान जब निकाल लेंगे तो दूसरा भाग आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपको नहीं मिलेगी, और सब ऑफिशियल आंसर की हैं, एसएससी जीडी में आए हुए सवाल हैं, आप देख सकते हो। तो सवाल कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 110 है तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या क्या है। तो भाई 3 संख्याओं में से पहली संख्या, मतलब पहली संख्या मान लो ए है, दूसरी संख्या मान लो बी है, दूसरी संख्या बी नहीं मानना, उसने कहा चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 संख्याएं हो गई। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या की 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या को x मान लो। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है और तीसरी संख्या से 2 गुनी है। इसका मतलब है अगर इसको हम एक काम करते हैं, अगर यहाँ पर इससे 2 गुनी है, इससे 2 गुनी है ना तीसरी संख्या से, तो अगर तीसरी संख्या से 2 गुनी है इसको x मानते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो दूसरी संख्या से ये 3 गुनी हो गई, तो पहली दूसरी लेकिन तीसरी संख्या से 2 गुनी है कह रहा है, ये 2 गुनी है तो इसको 3x/2 मान लो, 3x/2 मान लो, आराम से हो जा रहा है। ठीक है, 3x/2 मान लो। यहाँ देखो पहली संख्या उसने कहा ना, अगर यहाँ पर अब कंडीशन सस्टिफाइड है, 3 संख्याओं पहली संख्या देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी पड़ रही है और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। अगर 2 गुनी है तो इसको आधा कर दो, अगर इसको 2 गुना करते हैं तीसरी संख्या का तो 3x ही तो आएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आप इसको 2 से गुणा कर दो, सबको 2 से गुणा कर दो तो नीचे वाला 2 हट जाएगा, सबको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो, तो कुछ नहीं संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 6x, यहाँ से कितनी आ जाएगी 2x, यहाँ से कितनी आ जाएगी 3x। तो आप समझ में आया ना कि दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तीसरी संख्या से 2 गुनी है, बिल्कुल सस्टिफाइड हो रही कंडीशंस। तो ऊपर वाला आप मिटा देते हैं। अब हमको पता है कि क्या आया है, उसी हिसाब से हम ऊपर वाला मिटा देते हैं। यानी हमको पता है कि ये आया है 6x, ये आया है 2x, ये आया है 3x। ठीक है, अब देखो यदि इन तीनों संख्याओं का औसत, देखो औसत निकालना है तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 6 2 8 3 11, 11x/3 कितना औसत दिया है 110, 11 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 10, x 3 का इधर गुणा होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या दूसरी वाली ही तो पड़ रही है 2x, इसीलिए 2 × x का मान आया है 30 और 30 से मल्टीप्लाई होगा तो उत्तर कितना आएगा 60। तो दूसरी संख्या ही सबसे छोटी संख्या होगी, उत्तर आएगा 60। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कर लोगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4। अब आई होप कि इसे आप करेंगे। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। भाई बोर्ड मॉस का सवाल है और आसानी से हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको पता है ना कि डिवीज़न ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं, तो ऑफ वाला पहले सॉल्व होगा, तो जब ऑफ वाला तो गुणा हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 1/4 का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। यहाँ जब गुणा लग जाएगा तो 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी 1/2 प्राप्त होगा यहाँ से। अब आपको पता है भाग करते हैं, तो जब भाग करोगे तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा।
अब जब एक बचेगा तो अब कुछ नहीं करना, अब आपको पता है कि गुणा करते हैं। तो देखो 7 दूनी 14, 14 5 19, 19 से 19 कट जाएगा और यहाँ 7 दूनी 14 5 19, 19 19 कट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा यहाँ से। अब 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये सॉल्व बताना, 7 दूनी 14 5 19, 19 बटा 7 ये है और गुणे में कितना है 14 बटा 19, तो 19 19 कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ इसका सॉल्विंग 2 आ जाएगा ना। अब यहाँ आगे क्या दिया है, यहाँ तो -1 था। अब यहाँ पर 6 दूनी 12, 13 बटे 2, 13 बटे 2 और यहाँ पर घटाएंगे तो +1, इन दोनों घटाएंगे तो इधर। अब यहाँ पर 2 एकम 2 और 13 2 15 बटे 2, यानी यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, ऊपर का सलूशन 15 बटे 2। अब ऊपर का सलूशन हमारे पास आ गया 15 बटे 2, ठीक है, 15 बटे 2 ऊपर का सलूशन आ गया। अब नीचे, अब देखो ऊपर का सलूशन आ गया 15 बटे 2, इसको रहने दो, बटे, अब बटे में नीचे वाला करो सलूशन। अब यहाँ पर देखो पहले भाग होगा तो 12 में से 12 का भाग हुआ तो 1 आया, और 11 और 12 जब जोड़ेंगे ना तो 1 का गुणा 11 में तो 11, 12 और 11 जोड़ोगे 2 1 3 1 1 2, 23 आएगा। अब ये 23 जाएगा ऊपर 2 के पास, तो 15 और 23 दूनी 46, उत्तर आएगा 15 बटे 46, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद बना सकते हो इस सवाल को, ठीक है। बोर्ड माउस के अनुसार ही होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए अगला 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा 5वां सवाल। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5वां सवाल, एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है ना, एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। एक पंखे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब अगर कोई चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी है तो उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो 120 पर बेचोगे। आगे कह रहा है यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 कम कर दिया जाए, है ना, कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक होगा। अब ये लो, कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में कम कर दिया जाए। अब यार 150% कम करोगे तो 5% अधिक लाभ होगा, है ना, 5% अधिक लाभ होगा। अब यहाँ पर इसको करने के लिए आपको भैया इससे नहीं करोगे आप ठीक है। अब देखो, अब उसने कहा है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है। अब लेकिन कम करोगे तो लाभ 25% होने लगेगा, ये कह रहा है। तो अगर मान लो इसका जो है 20% को फ्रैक्शन में बनाते हैं तो 1/5 हो जाएगा। अगर 5 रुपये क्रय मूल्य था तो 6 रुपये विक्रय मूल्य होगा। अब आपको 5x और 6x मान लेना है, तो यहाँ हमारे पास x रुपये फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम 5x में से 150 माइनस करेंगे और विक्रय मूल्य में 150 माइनस करेंगे तब प्रॉफिट कितना होगा। तो ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे ना, है ना। तो चलो घटा लेते हैं। अगर यहाँ पर 6x माइनस 150 में से 5x माइनस 150 घटाया जाएगा, है ना, तो x ही बचेगा, x ही बचेगा। अब उसने जो भी कहा जितना भी अधिक होता है लाभ, तो लाभ 5% अधिक हो रहा है। तो पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था, ये पूछा है। देखते हैं क्या आता है। तो भैया यहाँ पर अगर देखें तो अब एक्चुअल का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें 6x माइनस 150 माइनस 5x प्लस 150,
तो यहाँ पर तो भी एक्स ही आ रहा है, तो अधिक तो कुछ भी नहीं आ रहा, एक्स बराबर ही आ रहा है प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रॉफिट 5x जो है 5% के बराबर है तो x, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा ये देख लो, 150 5% के बराबर है 375। चलो एक बार हम फिर से इसको ट्राई करते हैं दूसरे मेथड से। इस मेथड से तो नहीं बनेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ट्राई करते हैं इसे, है ना, किसी और तरीके से। तो कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं कि 20% का प्रॉफिट का मतलब आपको पता है ना कि 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। अब 5 अगर ये क्रय मूल्य है तो 6 रुपये इसका प्रॉफिट होगा, मतलब 1 रुपये प्रॉफिट होगा तो 6 होगा। अब उसने ये कहा कि भाई यहाँ पर ये देखिए कि अगर इन दोनों में से 150 कम कर दिया जाए, तो अगर ये 5x है ये 6x है, तो 150 कम किया गया है, तो इसका मतलब है कि 5x में से कितना कम करना है, 150 कम कर देना है, और इधर भी 6x में से 150 कम कर देना है। तो अब जब कम कर देंगे तो अब प्रॉफिट जो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, वो प्रॉफिट हो रहा होगा 5% अधिक। पहले कितना हो रहा था उसको कंपेयर कर लेते हैं। पहले तो हमारे सामने x हो रहा था, और किससे हो रहा था, 5x माइनस 150 कर दो, परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा। ओवरऑल किस प्रॉफिट के बराबर है, 25% के, क्योंकि 5% अधिक हो रहा है। अब जैसे इसको इधर गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। कर लो आप कहीं भी, देखो भी आगे वाली में कर देते हैं, 125 हो जाएगा, है ना, 125, कोई दिक्कत नहीं, 125 हो जाएगा, है ना। 125x और 25 का गुणा कराएंगे, 15 पचे 75 की 5, 15 दूनी 30, 30 7 37, है ना, इतना हो जाएगा। बराबर किसके होगा, 100x के। अब ये बताओ जब 100x इधर घटेगा तो 25x बचेगा, और 25x किसके बराबर है, 3750 के। यहाँ 25 से इसको काट दो ना, 25 से 25 एकम 25, और यहाँ पर बचा कितना आपके पास, 25 5 7 5 12, 25 पंचे 125, 150 बच जाएगा x की वैल्यू। अब उसने ये पूछा है कि इसका वास्तविक जो है, वास्तविक क्रय मूल्य क्या था, तो वास्तविक क्रय मूल्य तो 5x था, तो 5 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है, 150 आई है, तो 15 पचे 75, 750 रुपये इस प्रश्न का जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर है, कर लोगे आप। पहले क्या करना है, 20% को 1/5 कर देना है, 5 से 1 का फ़ायदा हो रहा है 6 हो गया। अब 5x में क्रय मूल्य में से 150 घटा दो, विक्रय मूल्य 6x में से 150 घटा दो। अब जितना भी प्रॉफिट पहले हो रहा था उसका जितना अधिक होगा वो करना है। तो x का फ़ायदा पहले हो रहा था, अगर घटाएंगे तो किससे हो रहा, 5x माइनस 150 गुणे 100। अब कितना हो रहा है, वो 25% अधिक, 5% अधिक हो रहा है, मतलब 20 का 25 कर दो, 25 के बराबर कर दो। अब ये वाला इधर गुणा हो जाएगा और ये 100x इधर आ जाएगा। जब 100x से 25 घट जाएगा, 25 के इसमें गुणा हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो आपके पास 125 माइनस 3750 बराबर 100x। 100x की इधर घटाओगे, 25x में से इसको काट दोगे, 150। अब 150 आया तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था, 5x, तो x का गुणा करा दो, 150 का 750 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल यदि आपको किसी और तरीके से बनाना आता है तो ज़रूर बनाना और हमें भी शेयर करना। ठीक है, हमने ऐसे ही बनाया है और आपको बता दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा छठवां सवाल, सॉरी। अब छठवां सवाल हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखो। ये दूसरे पेज में आ जाता है क्योंकि सोल्यूशन बड़ा होता है काफ़ी, तो नहीं आ पाता है, क्वेश्चन बड़े आते हैं, पता है आपको पेपर में। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार की त्रिज्या इतनी है, इसका ऊंचाई बताइए। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, जो कि दिया है 3185 पाई। ठीक है, उसने कहा इसके आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या पाई से पाई तो काट दो पहले, आधार की त्रिज्या कितनी है, 35 है, 35 गुणे एल बराबर किसके, 3185 के।
काट दो। 5 सते 35, 5 छक्का 30, एक बच्चा 5 तियाँ 15, 3 5 सते 35, 7 से डिवाइड करो, 7 9 63, 7 एकम 7। लंबाई इसकी आ जाएगी, तिरछी ऊंचाई 91। अब 91 आ गया। उसने कहा इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई पूछ लिया। तो भैया अगर इसकी ऊंचाई पूछ लिया तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई निकालते हैं तिरछी ऊंचाई। आपको पता है कैसे निकलती है, बराबर निकलती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इससे निकलती है। तो यहाँ दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, 91 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 91 गुणा 91। अब यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर मतलब यहाँ घटेगा आर स्क्वायर आके ना, तो कितनी त्रिज्या है 35, तो 35 गुणा 35 ये हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, एच स्क्वायर के। अब देखना, अब यहाँ पर उसने 91 का नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया उसने, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 91 एक बार 35 के साथ जोड़ दो तो 5 6 हो जाएगा, 9 3 12, 126 हो जाएगा। एक बार घटा दो, एक बार जब घटाएंगे तो 11 में से 5 गया तो 6 और 8 में से 3 गया तो 5, 56 गुणे 126 हो जाएगा। अब बताओ इसका रूट निकालेंगे, हाँ निकालेंगे। तो इसका रूट कैसे निकलेगा, 56 को कैसे लिख देंगे, और कर लो इसको तोड़ के, 56 को लिख सकते हैं 2 सत्ते 2 दूनी 4 सत्ते 28 दूनी 56, कर लिया। इसको तोड़ो 126 को, 126 को तोड़ेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, ये हो गया। 7 9 63, इस 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 और 9, 7 गुणा 9, ये टूट गया। अब बताओ इसका वर्गमूल निकालना है ना, एच स्क्वायर, एच का मान निकालना। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 बाहर, एक 2 और बाहर, एक 7 बाहर और एक 3 बाहर, क्योंकि 9 का जोड़ा 3 होता है। तो 2 दूनी 4 सत्ते 28, त्रिको 84, यानी एच की वैल्यू 84 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। पहले एल का मान निकाल लेना, फिर एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आपको निकाल लेना। आर भी पता है आपको, एल भी पता है, वो दोनों पक्षों को वर्ग करके निकाल सकते हो प्यारे मित्रों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ कमाता है, यदि क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य बताओ। 15% की छूट देता है मतलब 85, मतलब 85, 5% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 105, तो भैया क्रय मूल्य का कन्वर्ट कर दो 340। अब देखो कितने गुना पड़ रहा है ना, 8 या 4 गुना पड़ेगा, 4 पंचे 20, 4 8 32, 2 34, 4 गुना, तो इसको भी कर दो 4 गुना, तो 4 पंचे 20, हासिल आया 2, 4 एकम 4, 420 रुपये आपका आंसर होगा, इसका एमआरपी होगा। भाई 15% की छूट पर बेच रहा है ना, तो क्रय मूल्य का ये हो गया। अब ये 105 इसका विक्रय मूल्य था, मतलब 105 इसका क्रय मूल्य था, 85 रुपये इसका विक्रय मूल्य था, इस पर बेच रहा था वो, तो क्रय मूल्य ये बन गया, विक्रय मूल्य ये बन गया। विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कन्वर्ट करेंगे 340 से, इससे 4 गुना ज़्यादा है, तो इसका विक्रय मूल्य भी मतलब इसका एमआरपी भी इससे 4 गुना ज़्यादा रहा होगा, 420 रहा होगा। ठीक है, कंपेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8वां सवाल। बताइए, कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों में से उसने एक पंखा खरीदा और 15% के लाभ पर बेचा, पूरे लेन देन पर उसे होने वाली कुल हानि बताओ। तो भाई 2500 रुपये की एक घड़ी खरीदी, उसे 12% की हानि पर बेच दिया है, ठीक है। और इन रुपयों में से, अब चलो 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी है और उसे 12% की हानि पर बेचा है, मतलब किस पर बेचा है, 12% की हानि पर है ना, 88 पर बेच दिया है बटे 100। अब जो ये रुपए प्राप्त होंगे उसको वो 15% के लाभ पर बेचेगी, एक पंखा खरीदकर, इस रुपयों में से खरीदकर। तो 15% का प्रॉफिट करा दो, अब ओवरऑल क्या हुआ तब पता चल जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर अगर हम
काटें इसे 25 अट्ठे 200 और हासिल आया 20, 25 अट्ठे 200 तो 220 बटे में क्या होगा गुड़े एक ये 2200 आ गया। 2200 रुपये में अब कोई चीज़ खरीदी है, 2200 आ गया ना, 88 में बेची तो 2200 रुपये से प्राप्त हुए हैं, यानी 300 रुपये के लॉस में है वो, 300 रुपये के लॉस में है वो अभी, समझ गए। अब देखो, अब 2200 रुपये में 300 रुपये के लॉस में आ गई वो, अब लेकिन अब वही वो 2200 रुपये में कुछ और ख़रीद रही है। अब ये 2200 रुपये में कुछ और ख़रीदा, उसको 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो यहाँ से उसे कितना प्राप्त हुआ ये चेक कर लेते हैं। तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 एक 3, 2 एकम 2, फिर से वही आएगा 2 3 2, जोड़ेंगे तो यहाँ पर उसे प्राप्त होगा 0 3 3 2 5 और ये 2, 2530 रुपये प्राप्त होंगे। अब की बार उसे 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया है, 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया है ना, 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया है, समझिएगा। मतलब 30 रुपये एक्स्ट्रा कितना 330 रुपये एक्स्ट्रा, समझ गए। 2200 रुपये में आपकी खरीदी थी और 2530 में बेच रही है, तो 330 रुपये एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला, 330 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। चलो अब ये बताओ 330 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ उसने कमा लिया, इसका मतलब है पहले 300 की हानि में थी, अब 330 रुपये में बेचा है, मतलब 30 रुपये की ओवरऑल प्रॉफिट में है। और क्रय मूल्य उसका कितना था, 2500 रुपये था। अब परसेंटेज के लिए कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25.5, 25 दूनी 50, 1.2% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पहले उसने क्या किया, 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी, 12% हानि पर बेचा, तो उसने 2200 रुपये में बेच दिया। अब उसमें 300 रुपये का लॉस खा गई। अब वही 2200 रुपये की चीज़ वो 15% की प्रॉफिट पर बेच रही है, तो उसने 2530 रुपये में बेचा, तो अब वहाँ से उसने 2200 की चीज़ 2530 में बेची है, तो इसका मतलब 330 रुपये वहाँ से ज़्यादा कमा लिया ना। अब उसने 300 रुपये पहले घाटा खाया था, अब उसने 330 का जो प्रॉफिट लिया है उसमें 300 कवर हो गए, तो ओनली 30 रुपये ही तो प्रॉफिट में आया, क्योंकि 300 तो उसने कवर करने में चला गया उसका, तो 30 प्रॉफिट में आया और क्रय मूल्य तो उसका 2500 ही है, उससे कंपेयर कर दो, गुणे 100, आपका उत्तर आ जाएगा 1.2% का प्रॉफिट। क्लियर, चलें आगे। चलो अगला सवाल ये रहा 9 नंबर सवाल, ये आपकी स्क्रीन पर है। और आज थोड़ी बड़ी क्लास नहीं होगी, मात्र 10 क्वेश्चन ही कराएंगे आपको हम, ठीक है, 10 क्वेश्चन ही कराएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही करवाएंगे। आज संडे है तो आज एंजॉय करो, 10 क्वेश्चन करेंगे बस, फिर इसके बाद आप लोग रीजनिंग पढ़ लेना अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं, कल थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की 1/2 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 2/1/4 गुनी हो जाएगी। तो देखो उसने कहा 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1 से 3 एकम 2 एकम 2 3/2 गुनी हो जाती है। अब वही किस दर से 1 से कितने वर्षों में स्वयं की 4 दूनी 8 9/4 हो जाएगी। अब ये बताओ, ये इसका जस्ट वर्ग दिया है ना, जस्ट वर्ग दिया है, अगर इसका ये वर्ग कर रहा है जस्ट देखो 9, तो इसमें जो है समय का गुणा करा दो, 4 दूनी 8 वर्ष इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा। बस ऐसे ही करना है, मतलब इसको 2 एक 3/2 में तोड़ लो, देखो ये 9/4, इससे 10 इसका वर्ग है, तो जब ये इसका वर्ग है तो पहले वाले समय का इसके वर्ग में ही गुणा कराना है, जो ये इसके समय में आएगा। अगर यहाँ क्यों आता तो 3 12 वर्ष आता, लेकिन यहाँ 2 आया तो 4 दूनी 8 वर्ष उत्तर आएगा। बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे ही इसे करना होता है। क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 10, और कह रहा एक दुकानदार 1500 रुपये में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है, उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 125 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। अगर उसने 1500 रुपये की 35 दर्जन पेंसिल खरीदी हैं, तो 35 दर्जन मतलब इतनी पेंसिल 1500 रुपये में खरीदी हैं, तो उसको 1500 रुपये में खरीदा है 1500 रुपये में इतना खरीदा है, तो ये तो क्रय मूल्य, एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकाल लो। तो यहाँ पर 5 सते 35 और 5 तियाँ 15, 300 हो जाएगा।
12 सत्ते 84/300। ठीक है, ये तो खरीद रेट है। अगर इसे और काटें तो और छोटा हो सकता है, और छोटा कर लो। और छोटा करेंगे तो यहाँ पर ये 2 से 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 पंचे 20। और छोटा करें और छोटा हो जाएगा। कैसे? 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, मतलब 7/25 हो जाएगा। अब उसने कहा है उसे 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 125 में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। 40% का प्रॉफिट कमाना है तो 140/100 कर दो। अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 से काट दो। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। देखो 7 दूनी 14 ऊपर हो गया और 25 पंचे 125 हो गया, है ना। तो कितनी? 125 रुपए में, नीचे तो आपका रुपए ही है। 125 रुपए में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए? तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम, है ना। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं भाई साहब। चलो एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं यार, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। उत्तर तो नहीं आ रहा, फिर गलत होगा फिर प्रश्न ये तो। 125 में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए? आगे कुछ दिया तो नहीं है, देख लेते हैं अभी। इधर दिया हो, पता लगा गड़बड़ा जाए। नहीं, उतना ही है। तो भाई अगर 1500 रुपये में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो भैया यार ऊपर तो दर होती है यार, ऊपर तो पेंसिल ही होती है। तो 35 दर्जन गुणे 12/1500 खरीदी है। 40% का प्रॉफिट कमाना है। 140/100। अब ये यहाँ से 0 से 0 कट गया। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, है ना। अब यहाँ से 12 से काट दो। 12 एकम 12, 3, 12 दुनैया 24, 12 पंचे 60। तो 14 पेंसिल आ रही हैं यार। क्या मिस्टेक है इस सवाल में? कुछ गलत तो नहीं रख रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं रख रहा है। पैसे ऊपर रखते हैं ज़रा, देख लेते हैं। पैसे ऊपर रख के देखते हैं। अब यहाँ पर अगर 1500 ऊपर रखेंगे और यहाँ पर 35 गुणे 12 रखते हैं। 140, 140%, 140/100 करते हैं। अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15, 3 चौको 12 और 4 दूनी 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, 7 पना 35, 5 बचा/1। तो यहाँ पर हाँ सही आ गया यार, मैं गलत रख रहा था। आपको पैसे ऊपर रखने हैं तभी आएगा उत्तर, ठीक है। तो आपको 125 बनाना है तो 5 रुपये में एक पेंसिल, तो यहाँ पर 25 का गुणा और कर दो तो 125 रुपये में कितनी पेंसिल? 25 पेंसिल। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। आपको पैसे ऊपर रखना है, पेंसिल की दर नीचे रखनी है, तब 140 का प्रॉफिट कराना है बटे 100। और फिर 5 रुपये में एक पेंसिल आ जाएगी तो 5 ऊपर रहेगा, 5 रुपये और 1 नीचे रहेगा। तो 5 रुपये को 125 बनाना है तो 25 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर, तो 25 का नीचे कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हो गया भाई। तो यहाँ पर ये सारे सवाल हमने करवा दिए हैं और ये आपका होमवर्क रहेगा 11वां। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं और क्रमशः एक्स और वाई स्थानों में से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी क्रमशः एक्स, वाई और एक्स तक पहुँचने में 3.2 घंटे एक साथ चलना शुरू करता है, ठीक है ना। 1.8 घंटे लगते हैं। यदि बी की चाल इतनी थी तो एक की चाल बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसे ट्राई करिएगा और करिएगा। यदि आपको आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे मित्रों। हाँ, ये आपका होमवर्क है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जितने भी मोबाइल पड़ोसियों के हों कहीं भी हों सबको शेयर करके, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाया करो यार, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना तो कर दया करो। मुझे जनवरी तक 2K सब्सक्राइबर चाहिए। अभी जो हैं केवल 1500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आपको केवल 500 ही सब्सक्राइबर करवाने हैं मेरे 2 महीने में, वो भी मैं 2 महीने टारगेट दे रहा हूँ, जनवरी, दिसंबर और जनवरी। क्या 500 नहीं करवा सकते हो आप? बिल्कुल करवा सकते हो यदि आप चाहो तो, ठीक है। और चलिए, और वीडियो को पूरा देखा करो, छोड़ के मत जाया करो, इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। अभी जीके क्लास भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्ट तैयार कर रहा हूँ, पहले मैथ कंप्लीट करो, फिर जीके भी पढ़ेंगे हम लोग जैसे एग्जाम आएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ कवर करवा देंगे आपका, हिंदी भी करवाएंगे, ओके। और यूपी पुलिस की भी बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है, तो आप लगे रहो, ठीक है ना। चलिए, फिर मैं लाइव आके भी पढ़ाऊँगा आपको, अभी तो रिकॉर्डेड, फिर लाइव आके भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।